इसका सूत्र है अकाह सवर्णे दीर्घा। ये इसका नियम लिखो, पहले इसका अर्थ लिख लो, समझ लो। अकह, अक प्रत्याहार के बाद, अर्थ समझो। सवर्णे, समान अक्षर आने पर, समान माने एक जैसा दिखाई पड़ने वाला, जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई आदि। तो अक प्रत्याहार के अक्षरों के बाद सवर्ण यानी उन्हीं के जैसा वर्ण दिखाई पड़ने पर दीर्घा दीर्घ संधि होती है। यही इतना कह करके ये सूत्र समाप्त हो जाता है। और इसका नियम लिखो, नियम लिख लो कि वैसे समझा दें, लिख लेंगे किताब से, लिख लीजिए, लिखने पर कुछ ठीक रहेगा। अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद समान वर्ण के आने पर पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब एक नया शब्द मिला है, पूर्व और पर शब्द मिला है, जो मतलब कहीं लिखा हुआ लगभग नहीं मिलता है। तो जब लिखेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। जैसे सत्य, धन, अर्था, ये शब्द है। अब पहला जो शब्द है सत्य और दूसरा है अर्थ, तो पहले संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे पद के पहले अक्षर के बीच में होती है। तो क्योंकि अगर इसमें हलंत लगा होता तब तो ये या रहता, इसमें आ छिपा हुआ है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, या में आ छिपा हुआ है और अर्था के आरंभ में आ तो दिख ही रहा है। तो ये वाला जो आ हुआ ये पूर्व है, ये पूर्व आ है, ठीक। और ये बाद वाला जो आ है ये पर आ है, यानी बाद वाला आ है। अब सूत्र ये कह रहा था कि अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि समान वर्ण आएगा तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा। तो इसके भी और इसके दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा। कभी किसी परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई इसमें दीर्घ हुआ है कि इसमें हुआ है, तो ये कह रहा है इन दोनों के स्थान पर इसी अक्षर में दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द बनता है सत्यार्थ, ठीक है। अब अगर दीर्घ पहले से है तो वो भी दीर्घ ही माना जाएगा, वो भी दीर्घ ही होता है, क्योंकि बड़ा तो है ही, उससे ज्यादा बड़ा अक्षर होता ही नहीं, इसलिए उसको वही समाप्त समझा जाता है। तो जैसे अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। अभी आ का हुआ ह्रस्व वाले, अब दीर्घ वाले को समझते हैं। एक दीर्घ और एक ह्रस्व। विद्या, धन, अर्थी। यहां पे दीर्घ आ है और यहां पे ह्रस्व है, इन दोनों के स्थान पे दीर्घ होगा और अक्षर नहीं लिखा जाएगा, इसकी मात्रा प्रयोग की जाती है। व्यंजन के साथ जब स्वर जोड़ते हो तो मात्रा का काम करता है, आपको पता है, बनेगा विद्यार्थी, ये बनता है। कभी कभी ये कठिन भी लगता है। जैसे अब एक उदाहरण ले रहे हैं, इति, धन, आदि। ये सरल है, नहीं ये जो है इति आदि नहीं होगा, इति अभी कठिन वाला निकाल रहे हैं। इति धन इव,
बहुत सरल संधि समझ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ कठिनाई आ गई। यहाँ छोटी ही है और यहाँ पर भी छोटी यानी ह्रस्व ई है, दोनों मिले दोनों के स्थान पे ये दीर्घ ई प्राप्त होगा। अब अगर कहीं परीक्षा में ये वाला अक्षर लिखा हुआ मिल जाता है तो बच्चे हैरान होते हैं, भैया इनमें कौन सी संधि है तो यही चीज इति हुआ है ना। तो कहीं कहीं ये कठिन रूप में भी दिख सकता है। इसके बाद हरि धन ईश्वरा, ये होगा, बारीकी यही समझने में है। ये तो ये बनेगा हरीश्वरा। हरीश्वर शब्द जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है। कहीं परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से हनुमान का पर्यायवाची क्या है, तो हरीश्वर बंदरों के स्वामी, ठीक है ना। हरि माने बंदर भी होता है और हरि माने मेढक भी होता है, ठीक। अब मधु धन उपदेशा, हरसु बराबर दीर्घ उ, ये हो जाएगा मधुपदेशा, मीठा उपदेश। ये मार्कर से लिखने की हमारी आदत है, नहीं चाक वाले हैं। मधुपदेशा है। ऐसे लघु धन ऊर्मी, हाँ लगेगा, लघु धन ऊर्मी, ह्रस्व दीर्घ बराबर दीर्घ, ये बनेगा लघुर्मी। ऐसे ही शब्द है मातृ धन ऋणम, री वाला यहां उदाहरण दिया जा रहा है। री धन री बराबर दीर्घ री, ये जो एक बार घूमा है ये दो बार घूम जाएगा, ये बनेगा मातृणम। एक बार ऐसे एक बार फिर घुमाएंगे। अब लिरी का उदाहरण इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लिरी का दीर्घ होता ही नहीं है। लिरी भी तो आ रहा है अच में, तो लिरी का उदाहरण नहीं मिलता है क्योंकि लिरी अक्षर का दीर्घ नहीं होता, ठीक। उसे बनाने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जब होता ही नहीं है तो उसको बनाना बुद्धिमानी नहीं है। अब किताब में जितने उदाहरण ऐसे मिलेंगे दीर्घ वाले, उनको देखिए और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसे ये पता करना है कि कभी कभी शब्दों को देख करके हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि इसमें से द्विठी क्या जुड़ा है। तो जब ये जान पाएंगे कि दो जुड़ा क्या है, तभी हम उसके अर्थ तक मतलब विच्छेद तक पहुंच पाएंगे और तब जाके संधि समझ में आएगी। शायद समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इतने को समझिए, फिर आगे जैसे होगा बताइएगा। अभी थोड़ी देर में दूसरी संधि हम समझेंगे, थोड़ी देर में रुक जाते हैं, इसके लिए वीडियो क्लोज कर दो।